हेलो बच्चों, चलो आज फिर से स्वागत है अपने इस केमिस्ट्री क्लास में। और आज हम लोग फिर से कक्षा 10 की रसायन विज्ञान में पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने जाना था, तो उस चैप्टर को तो पहले से पढ़ लेना है और फिर उसके बाद में इस नए चैप्टर, उसी चैप्टर के इस नए भाग को पढ़ना है। देखो, इसमें हमको पढ़ना क्या है, इसमें हमको पढ़ना है रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो देखो, पिछली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले यौगिक बनाता है तो इस घटना को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया को हम जिस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उस समीकरण को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। आई बात समझ में? तो देखो, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, रासायनिक समीकरण। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया जिस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित की जाती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, हमने देखो पिछले दिन एक अभिक्रिया जो लिखी थी कि तो उसमें क्या था कि आयरन का जल से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाना। यहाँ पे 2 बार लिख गया है, ये आयरन का जल से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाने की अभिक्रिया को निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हमने पिछले दिन एक अभिक्रिया पढ़ी थी कि आयरन जल से क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, ये एक अभिक्रिया हो गई। और इस अभिक्रिया को हम जिस समीकरण के द्वारा व्यक्त करेंगे उसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो चलो इस अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा व्यक्त कर देते हैं। तो देखो, आयरन जल से क्रिया करता है तो देखो ये आयरन प्लस किससे क्रिया कर रहा है, जल से, तो क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त हो रही है। तो इस अभिक्रिया को इस समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण के द्वारा व्यक्त करेंगे उस समीकरण को बोलेंगे रासायनिक समीकरण। आई बात समझ में? फिर इसके बाद में देखो, हम लोग सीखते हैं कि रासायनिक समीकरण के लक्षण क्या होते हैं। कोई भी रासायनिक समीकरण है, इसके लक्षण क्या है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, ये जो अभिकारक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी समीकरण हो, उसमें बाईं तरफ ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो दाईं तरफ होते हैं उनको हम बोलते हैं उत्पाद। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो, इस अभिक्रिया में आयरन और जल क्या है, अभिकारक है, और बन क्या रहा है, आयरन ऑक्साइड। तो ये क्या है, उत्पाद है। तो ये अभिकारक, ये उत्पाद। तो वही देखो, पहली बात लिखी हुई है कि अभिकारक व उत्पादों को प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। तो ये देखो अभिकारक है और इधर देखो उत्पाद है, और देखो उत्पाद को देखो प्रतीकों के रूप में लिखा है। आयरन का प्रतीक Fe, जल का प्रतीक H2O, आयरन ऑक्साइड का प्रतीक Fe3O4 और हाइड्रोजन का प्रतीक H2। आई बात समझ में? फिर दूसरी बात, अभिकारकों व उत्पादों के मध्य एक तीर लगाते हैं जिसकी नोक उत्पाद की ओर होती है। तो यहाँ पे देखो, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, दोनों के बीच में देखो ये तीर लगा हुआ है और इस तीर की नोक जो है वो किस तरफ है, देखो उत्पादों की ओर है। आई बात दूसरी समझ में? तीसरी बात, समीकरण में प्रयुक्त अभिकारक व उत्पादों के साथ उनकी भौतिक अवस्था का प्रतीक भी लिखते हैं। अब देखो, भौतिक अवस्था, अगर ठोस है तो सॉलिड यानी कि यस से प्रकट करते हैं, द्रव है तो लिक्विड यानी कि यल से प्रकट करते हैं, गैस है तो गैस जी से प्रकट करते हैं, और अगर जलीय विलयन है तो हम एक्वस, जलीय विलयन को इंग्लिश में एक्वस कहते हैं, तो एक्यू से प्रकट करते हैं। तो चलो इसी समीकरण में देख लेते हैं। यहाँ पे इस समीकरण में चलो देखते हैं। देखो इस समीकरण में ये देखो, आयरन, आयरन सॉलिड होता है, ठोस होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस। ठीक, जल कैसा होता है, लिक्विड होता है, द्रव होता है, तो द्रव के लिए क्या लिखेंगे, लिक्विड यानी कि यल। ठीक, या Fe3O4 ये ठोस होता है, आयरन का ऑक्साइड यानी कि जो जंग होती है, जंग कैसे होती है, ठोस होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे सॉलिड। और H2 क्या है, गैस, तो इसके लिए जी। आई बात समझ में? तो वही चीज लिखी है कि समीकरण में प्रयुक्त अभिकारक व उत्पादों के साथ उनकी भौतिक अवस्था का प्रतीक भी लिखते हैं।
तो Fe है ठोस, तो ठोस का प्रतीक क्या होगा यस। H2O है लिक्विड यानी कि द्रव, तो इसका प्रतीक L। Fe3O4 है ठोस यानी कि सॉलिड यस, और H2 क्या है गैस, तो इसके लिए G। आई बात समझ में। फिर यहाँ पे चौथा, समीकरण में उपस्थित अभिकारक व उत्पादों में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। तो अब देखो इसमें परमाणु की संख्या देखते हैं जरा, इसमें Fe 1 है और इधर Fe कितने हैं 3 है, यानी कि इस तरफ क्या है Fe 3 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि ये बात उस हिसाब से सही नहीं है। तो क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो बराबर करते तो Fe कितने 3 है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे Fe को बाद में, पहले ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने 4। हिट एंड ट्रायल विधि हम आगे पढ़ेंगे, उसके आधार पर जिन परमाणु की संख्या ज्यादा होती है उनको हम पहले संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखो ऑक्सीजन 4 है और इधर कितना है 1, तो अगर इसमें हम 4 का गुणा कर दें तो ऑक्सीजन 4 हो गया, तो देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखो अब Fe कितने हैं 3, इधर कितना है 1, 3 का गुणा कर दो तो कितने हो गए 3, ये भी 3 ये भी 3। अब हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन है 4 दूनी 8, यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे भी कर दो गुणा 4 का, तो संतुलित हो गया। तो जैसा लिखा है समीकरण में उपस्थित अभिकारक व उत्पादों में दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो देखो दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर हो गई। जैसे यहाँ पे देखो इधर Mg2 है, इधर भी Mg2, इधर ऑक्सीजन देखो 2 का गुणा है तो ऑक्सीजन 2 और इधर भी ऑक्सीजन 2, संतुलित है ना। तो ऐसी समीकरण ये भी लिखी हुई है। तो मतलब अगर रासायनिक समीकरण के लक्षण पूछे जाए तो ये 4 पॉइंट लिख सकते हो। अगर कहा जाए कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य लक्षण लिखो, तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा हो गई, उसका हमने ये उदाहरण लिख दिया, और साथ ही रासायनिक समीकरण के लक्षण क्या कि अभिकारक और उत्पादों को प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। फिर क्या है अभिकारकों व उत्पादों के मध्य एक तीर लगाते हैं जिसकी नोक उत्पादों की ओर होती है। फिर तीसरा समीकरण में प्रयुक्त अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं उनके साथ उनकी भौतिक अवस्था का प्रतीक, यानी कि ठोस है तो यस, द्रव है तो यल, लिक्विड है तो यल, और गैस है तो जी, और अगर एक्वस है जलीय विलयन है तो AQ। ठीक है लिखते हैं। फिर चौथी बात, समीकरण में उपस्थित जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनमें दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आई बात समझ में। तो यहाँ तक एग्जाम्पल भी इसका लिख देंगे, पूरी जितनी बात लिखी है उसका ये। ठीक, अब रासायनिक समीकरण के प्रकार, हम 3 प्रकार के समीकरण यहाँ पे लिखते हैं। एक समीकरण होता है शब्द समीकरण, दूसरा होता है ढांचा समीकरण, और तीसरा होता है संतुलित समीकरण। तो देखो अब देखो ये समीकरण है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो शब्दों में लिख दिया गया कैसे, देखो मैग्नीशियम लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिख दिया गया इज इक्वल टू, यानी कि तीर लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसका नाम लिख दिया शब्दों में मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर इस प्रकार से कहीं समीकरण लिखी मिल जाए तो समीकरण कैसी है, वो शब्द समीकरण है। आई बात समझ में। फिर ढांचा समीकरण, मतलब इसी समीकरण को प्रतीकों के रूप में लिख दो, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, ऑक्सीजन का प्रतीक O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक MgO। तो ये जो समीकरण हो गया एक ऐसा समीकरण है, ये ढांचा समीकरण है। ये समीकरण संतुलित नहीं होता है, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम ढांचा समीकरण भी कहते हैं। फिर इसके बाद में आ गया संतुलित रासायनिक समीकरण, अगर इसी समीकरण को संतुलित कर दिया जाए तो हम उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, यानी कि MgO2 और MgO। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है तो 2 का गुणा कर दिया गया, तो 2 का गुणा है। ठीक, फिर इसके बाद में अब क्या बचा, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2, मैग्नीशियम 2 हो गया तो 2 का गुणा यहाँ पे भी होगा ये, तो देखो संतुलित समीकरण। तो इतनी बात समझ में है। तो आज हम लोग केवल इतना ही पढ़े हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, उसका एग्जाम्पल विद उदाहरण के, मतलब उसका एग्जाम्पल विद समीकरण के साथ। फिर रासायनिक समीकरण के लक्षण क्या होते हैं तो ये लिखे हुए हैं। और फिर रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम 3 प्रकार के रासायनिक समीकरण पढ़े हैं। पहला शब्द समीकरण, जिसमें समीकरण में अभिकारक और उत्पादों को क्या है शब्दों में लिखा गया है। ढांचा समीकरण, यानी कि जो शब्द समीकरण इसी को जब हम प्रतीकों के रूप में लिख देते हैं और वो संतुलित नहीं होता है तो उसको हम ढांचा समीकरण कहते हैं। और अगर समीकरण कैसा हो संतुलित हो तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो
आई बात समझ में? तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी क्लास को। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।